ईटीएफ इस वक्त काफी पॉपुलर हो रहे हैं। इस साल ईटीएफ में रिकॉर्ड तोड़ पैसा आया है, 1.8 लाख करोड़ से भी ज्यादा। लेकिन ईटीएफ में पैसा डालना काफी नहीं है, क्योंकि ईटीएफ म्यूचुअल फंड से काफी चीप होते हैं एंड ये स्टॉक्स की तरह एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। तो ये जो ट्रेड होने वाला फीचर है ना, ये ईटीएफ को थोड़ा सा ट्रिकी बना देता है। जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हो तो वहां पर आपको एक एनएवी मिलती है, लेकिन जब आप ईटीएफ में पैसा निवेश करते हो तो वहां पर आपको एनएवी तो मिलती है, लेकिन जो खरीदने का प्राइस होता है वो अलग होता है। एंड ऐसी काफी सारी चीजें हैं जिनका लोगों को कोई आइडिया नहीं है, लेकिन आज हो जाएगा। इस वीडियो में हम ऐसी 9 गलतियों के बारे में बात करेंगे जो आपके रिटर्न्स को सीधा इंपैक्ट करती हैं। देखते रहिए। सबसे पहली गलती है ये सोचना कि सारे ईटीएफ एक जैसे होते हैं। ईटीएफ 3 तरह के होते हैं: ब्रॉड इंडेक्स ईटीएफ, सेक्टोरल ईटीएफ और थीमेटिक ईटीएफ। अब एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं ब्रॉड इंडेक्स ईटीएफ को। ये ईटीएफ किसी बड़े इंडेक्स के ईटीएफ होते हैं, जैसे निफ्टी 50 है या सेंसेक्स है। इन ईटीएफ में टॉप कंपनी शामिल होती हैं। जैसे अगर निफ्टी 50 का एग्जांपल लो तो उसमें इंडिया की टॉप 50 बड़ी कंपनी शामिल होती हैं। एंड इसकी खासियत ये है कि इसमें किसी भी एक सेक्टर की कंपनीज नहीं होती। जैसे निफ्टी 50 में आपका HDFC बैंक भी आता है, रिलायंस आता है, एशियन पेंट आता है, अल्ट्राटेक सीमेंट आता है। तो ये कंपनीज जो हैं ये किसी एक सेक्टर से बिलोंग नहीं करती, ये अलग अलग कंपनी हैं जो अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करती हैं। इसकी वजह से कल को अगर किसी सेक्टर में प्रॉब्लम आती है तो इस ईटीएफ की परफॉर्मेंस पर उस सेक्टर की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड इस चीज की वजह से ब्रॉड मार्केट इंडेक्स ईटीएफ का रिस्क काफी कम होता है। अब समझते हैं सेक्टोरल ईटीएफ को। तो सेक्टोरल ईटीएफ किसी एक सेक्टर से बिलोंग करते हैं। जैसे अगर इसका एग्जांपल लिया जाए तो निफ्टी बैंक है, इसका जो ईटीएफ है ये सेक्टोरल ईटीएफ की कैटेगरी में आता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सेक्टर पर सारा ईटीएफ डिपेंड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने निफ्टी बैंक का कोई ईटीएफ लिया तो इसमें सारी जो कंपनीज है वो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करती हैं। तो अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आई जिससे बैंकिंग सेक्टर पर प्रॉब्लम आई तो ये ईटीएफ की परफॉर्मेंस काफी खराब हो जाएगी। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ सेक्टर की ईटीएफ में पैसा लगा देते हो, जैसे अगर आप इस केस में आईटी इंडेक्स के किसी ईटीएफ में पैसा लगाते तो वो एक अकेला ईटीएफ आपके पूरे पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को खा सकता था, नीचे ले जाता, क्योंकि इस टाइम पर उस सेक्टर में प्रॉब्लम आ गई है। इसकी वजह से जो ब्रॉड इंडेक्स ईटीएफ होते हैं उनके कंपैरिजन में जो सेक्टोरल ईटीएफ होते हैं इनमें रिस्क काफी ज्यादा होता है। अब समझते हैं थीमेटिक ईटीएफ को। थीमेटिक ईटीएफ किसी ट्रेंड को फॉलो करते हैं या किसी ना किसी थीम को फॉलो करते हैं। जैसे इस टाइम पर काफी फेमस थीम चल रही है ईवी की, तो इसमें किसी एक सेक्टर की कंपनी नहीं होती, उस थीम से रिलेटेड कंपनी होती है। उसमें केमिकल कंपनी भी आती है, उसमें बैटरी कंपनी भी आती है, उसमें चार्जिंग स्टेशन जो बना रही है वो कंपनी भी आती है, एंड इसके अलावा जो ईवी व्हीकल बना रही है वो कंपनीज भी आती हैं। तो ये एक थीम को फॉलो कर रही है, लेकिन सेक्टर इनके अलग अलग है, क्योंकि एक केमिकल सेक्टर से है, एक बैटरी के सेक्टर से है एंड एक ऑटो सेक्टर से है। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं और एक थीम को फॉलो कर रहे हैं। अगर उस थीम में प्रॉब्लम आती है, यानी कि एनी चांस अगर कोई ईवी सेक्टर से यानी ईवी थीम में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका असर केमिकल वाली कंपनी पे भी पड़ेगा जो इसमें काम करती है, ऑटो वाली कंपनी पे भी इफेक्ट आएगा। तो इसकी वजह से सबसे ज्यादा रिस्क आ जाता है आपका थीमेटिक ईटीएफ में। तो अगर आपको रिस्क लेना ज्यादा पसंद नहीं है तो आपको हमेशा ब्रॉड इंडेक्स ईटीएफ पर अपना फोकस करना चाहिए। वैसे दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और इस चैनल पर मैं अपनी हर छोटी बड़ी फाइनेंशियल लर्निंग्स आपके साथ शेयर करता हूं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी वैल्यू मिलती है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपके लिए सब्सक्राइब करना फ्री है, लेकिन एक क्रिएटर के तौर पर मेरे लिए बहुत बहुत जरूरी है। दूसरी गलती है बिना आईएनएवी देखे मार्केट प्राइस पर ईटीएफ को खरीद लेना। देखो, जब आप ईटीएफ को खरीदने जाते हो तो वहां पर आपको 2 चीजों का कॉम्बिनेशन समझना होगा, एक है प्राइस और एक है आईएनएवी। अब ये दोनों है क्या, इन्हें समझते हैं। तो देखो, जब भी आप ईटीएफ खरीदते हो वहां पर आपको प्राइस दिखता है उस ईटीएफ का, जो भी उसका मार्केट में प्राइस चल रहा है। ये होता है खरीदने और बेचने का प्राइस, एंड ये प्राइस आपका चलता है डिमांड एंड सप्लाई पर। अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, ये प्राइस ज्यादा हो जाएगा। अगर सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो ये जो प्राइस है ये कम हो जाएगा। लेकिन जो आईएनएवी होता है ये होता है इसका एक्चुअल प्राइस। आईएनएवी मतलब इंडिकेटिव नेट एसेट वैल्यू। ये कैलकुलेट कैसे होता है, आईएनएवी का जो प्राइस है कैलकुलेट कैसे होता है, इसे समझते हैं। तो एक ईटीएफ में जितनी सारी जो कंपनीज हैं उन कंपनीज की करंट मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से उस ईटीएफ के एक यूनिट का प्राइस कितना होना चाहिए, ये आपको खुद फंड हाउस बताता है। ये होती है एक्चुअल सही प्राइस, इस पर लोगों को खरीदना चाहिए। लेकिन क्योंकि ईटीएफ का प्राइस डिमांड एंड सप्लाई पर चलता है और एनएवी हमेशा एक्चुअल में कैलकुलेट करके डिसाइड होता है, तो जब आप ईटीएफ खरीदते हो तो ज्यादातर टाइम ये दोनों प्राइस मैच ही नहीं होते। ये प्राइस में काफी गैप होता है एंड कभी कभी तो ये 10-10, 15-15% का गैप आ जाता है जब भी मार्केट में या तो ज्यादा फ्लक्चुएशंस होने लगे अचानक से या डिमांड एंड सप्लाई में अचानक से कमी आ जाए। इसे आप एक तरीके से समझ सकते हो कि किसी ईटीएफ का जो एनएवी है वो है 100 रुपए और मार्केट में उसका प्राइस है 110 रुपए, और आपको अगर एनएवी का मतलब पता ही नहीं है कि एनएवी होता क्या है, आप सीधा जाते हो मार्केट प्राइस पर, जो भी चल रहा है उस पर आप खरीद लेते हो।
तो आपने यहाँ पर किया क्या है, आपने एक 100 रुपए की चीज को 110 रुपए में खरीद लिया है, यानी कि आपने ऑलरेडी 10% ऊपर जो चीज आपको नहीं खरीदनी चाहिए थी आपने वो खरीद ली है। तो जब भी आपको ETF खरीदना है तो सबसे पहले आपको उसकी INAV उसके फंड हाउस की वेबसाइट पर जाके देखनी है। अब ये देखनी कैसे है मैं अब वो बताता हूँ आपको। तो इसके लिए मैंने एक काफी फेमस ETF लिया है, मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 ETF। ये यूएस के नेस्डैक इंडेक्स को ट्रैक करता है एंड लोग इसको काफी ज्यादा यूज करते हैं यूएस में निवेश करने के लिए, इसे काफी खरीदते हैं। तो इसका एक्चुअल जो अभी प्राइस चल रहा है जिस पर आप खरीद और बेच सकते हो ये है 325 रुपए। अब इसका NAV देखते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको सिंपल सर्च करना है मोतीलाल ओसवाल ETF NAV। सिंपल आपको ये सर्च करना है। इसके बाद आपको INAV वाला डेटा वाला लिंक मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है एंड यहां पर जाके हमें वही ETF देखना है जो ETF हमने अभी देखा था। तो वो ये रहा, इसका इस टाइम पर INAV है 283, यानी इसकी एक्चुअल जो कॉस्ट है वो है 283 रुपए। ये है इसका सही खरीदने का प्राइस, लेकिन ये आपको मिल कितने पर रहा है, ये मिल रहा है आपको 325 पे, जबकि इसकी एक्चुअल प्राइस है 283 रुपए। तो अगर इसे 283 रुपए से आप देखते हो कि इसमें गैप कितना आ रहा है, तो यहां से ऑलमोस्ट 15% इसमें गैप आ रहा है, 13.58 आ रहा है। ऑलमोस्ट 15% आप इसे ऊपर बाय कर रहे हो, जबकि इसकी एक्चुअल जो प्राइस है वो 15% नीचे है। तो इसकी वजह से आप जब भी आगे से ETF खरीदो तो हमेशा सबसे पहले उसकी INAV चेक करो एंड उसी प्राइस पर आपको ETF खरीदना है। अगली गलती है INAV देखकर मार्केट ऑर्डर लगाना। देखो आप एक चीज समझो, चाहे आपको INAV और मार्केट प्राइस सेम दिख रहे हैं, तो आप अगर छोटा ऑर्डर लगा रहे हो तब तक तो ये प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही आपका बड़ा ऑर्डर लगा तो आपको वहां पर स्लीपेज फेस करना पड़ेगा। स्लीपेज मतलब ये है कि जिस मार्केट प्राइस पर आपने बाय का ऑर्डर लगाया है, यानी कि आप पहले तो एक चीज समझो, जब भी आप मार्केट ऑर्डर लगाते हो उसका मतलब ये होता है कि मुझे प्राइस से फर्क नहीं पड़ता, जिस भी प्राइस पर मुझे शेयर्स चाहिए, मतलब जिस भी प्राइस पर शेयर्स अवेलेबल हैं मुझे वो शेयर्स चाहिए बस। आप इसे इस तरीके से जाके समझिए, आप मंडी में कोई सब्जी लेने गए हो और आपने सीधा ये बोल दिया है कि मुझे तो 10 किलो आलू दे दो, जो भी प्राइस है। तो मार्केट प्राइस पर जब आप बाय करते हो तो वहां पर अगर उस प्राइस पर जो प्राइस आपने देख के ऑर्डर लगाया है उस प्राइस पर अगर उतनी क्वांटिटी नहीं हुई तो फिर आपको स्लीपेज मिलके ऊपर की प्राइस पर आपकी बाइंग हो जाएगी, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये आपके साथ हुआ कैसे। तो हमेशा आपको करना क्या है, एक सही तरीके से ऑर्डर कैसे लगाना है। सबसे पहले आपको उस ETF का INAV देखना है, उस INAV की प्राइस पर, यानी जो INAV है उस प्राइस पर आपको लिमिट ऑर्डर लगाना है। लिमिट ऑर्डर में आप सीधा ये बोलते हो कि मुझे इस प्राइस के हिसाब से इतने शेयर्स दे दो, इतने यूनिट्स दे दो। तो वहां पर आप अपना प्राइस पहले से ही लॉक कर लेते हो। आपको ऊपर की प्राइस या नीचे की प्राइस पर कोई भी, नीचे तो मिल जाएगा, ऊपर की प्राइस पर आपको कोई भी यूनिट नहीं मिलेगा। तो उस केस में जो आपकी एक्चुअल सही बाइंग होती है वो हमेशा होती है जब आप लिमिट ऑर्डर लगाते हो INAV की प्राइस देख के। चौथी गलती है लो लिक्विडिटी वाली ETF में पैसा निवेश करना। इंडिया में टोटल 245 से ज्यादा ETF लिस्टेड है, लेकिन वो सारे ETF बराबर ट्रेड नहीं होते। किसी किसी ETF का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो तो कुछ हजार यूनिट्स में होता है। तो अगर आपने उस ETF में पैसा निवेश कर दिया या आप उसमें से एग्जिट ले रहे हो, यानी आप सेल करके पैसा निकाल रहे हो, तो वहां पर आपको आगे बायर या सेलर मिलेंगे ही नहीं एंड वहां पर आपका बिड आस्क स्प्रेड इतना वाइड हो सकता है कि वहां पर आपको 0.5 से 0.1% तक का लॉस हो सकता है। एक चीज और है जिसे लोग मिस कर देते हैं, उन्हें लगता है कि सिर्फ ETF का ट्रेडिंग वॉल्यूम देखना ही काफी होता है। देखो आप एक चीज समझो, जब आप किसी ETF में पैसा निवेश करते हो तो उसके यूनिट्स मार्केट में लिमिटेड होते हैं। तो जैसे जैसे उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी उसकी सप्लाई घटती जाएगी। तो उसकी सप्लाई को बढ़ाने के लिए जो फंड हाउस है उसे और यूनिट्स खरीदने पड़ते हैं, यानी उसे और यूनिट्स बनाने पड़ते हैं। उसे और यूनिट्स बनाने के लिए वो स्टॉक्स के शेयर्स खरीदने पड़ते हैं, लेकिन अगर उन स्टॉक्स के शेयर्स उसे मिलेंगे ही नहीं फंड हाउस को, तो वो नए यूनिट्स क्रिएट कैसे करेगा। और अगर नए यूनिट क्रिएट नहीं हो पाएंगे तो उसकी वजह से उस ETF में लिक्विडिटी कम हो जाएगी, और पहले से लिक्विडिटी कम होती है तभी जाके फंड हाउस उसके और यूनिट्स बना रहा है ना। तो वहां पर आपको यह भी देखना है कि जिस ETF में मैं पैसा निवेश कर रहा हूं, क्या उस ETF में ऐसे स्टॉक्स तो नहीं है जो इलिक्विड है, उनमें ट्रेडिंग वॉल्यूम ही नहीं आता। अगर ऐसा है तो फिर एक टाइम पर जाके उस ETF में भी लिक्विडिटी का इशू आने लगेगा। तो आपको दो चीजें देखनी है लिक्विडिटी के लिए। पहले तो आप ETF का ट्रेडिंग वॉल्यूम देखो, वो अच्छा खासा होना चाहिए। उसके बाद उस ETF में जो स्टॉक्स हैं वो भी अच्छे खासे लिक्विड होने चाहिए। पांचवी गलती है सिर्फ एक्सपेंस रेशियो को देखना। ट्रैकिंग एरर के बारे में तो जानना ही नहीं है। ट्रैकिंग एरर यानी कि जिस भी आप ETF में पैसा निवेश करते हो वो ETF किसी ना किसी अंडरलाइंग एसेट को फॉलो करता है। यानी कि जैसे अगर आप निफ्टी 50 के किसी ETF में आप पैसा निवेश करते हो तो वो निफ्टी 50 का ETF है तो निफ्टी 50 को ट्रैक करेगा ना। यानी कि जैसे जैसे निफ्टी 50 में स्टॉक्स खरीदे जाएंगे उसी तरीके से इसमें भी उतने ही स्टॉक्स खरीदे जाएंगे एंड उसी वेटेज में खरीदे जाएंगे। तो यहाँ पर कभी कभी होता क्या है
इनको प्रॉब्लम आती है इसे ट्रैक करने में निफ्टी 50 को, एंड ये काफ़ी तरीके की वजह से आ सकता है इसमें ट्रैकिंग एरर। तो जितना ज़्यादा ट्रैकिंग एरर होगा उतना आपके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके जो रिटर्न्स हैं वो निफ्टी 50 के सिमिलर नहीं होंगे। तो आपको एक्सपेंस रेशियो अकेला कभी नहीं देखना, आपको हमेशा एक्सपेंस रेशियो के साथ साथ उसका ट्रैकिंग एरर भी देखना है। अब ये दिखता कैसे है मैं स्क्रीन पर बताता हूँ। इसके लिए जितने भी निफ्टी 50 ETF की लिस्ट है मैंने वो निकाल ली है, एंड यहाँ पर आप देखोगे तो एक्सपेंस रेशियो के बगल से ही ट्रैकिंग एरर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है एक्सपेंस रेशियो। तो जिसका एक्सपेंस रेशियो कम होगा हम उसको पहले देखेंगे। तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो ICICI का कम है, कोटक का कम है, निप्पॉन का कम है। तो आप 3, 4 यहाँ पर 5 पहले नोट कर लीजिए जिनका एक्सपेंस रेशियो कम है। उसके बाद आप देखना ट्रैकिंग एरर किसका कम है। तो नावी का भी कम है, तो इसका भी ट्रैकिंग एरर कम ही है, लेकिन इनके एक्सपेंस रेशियो को देखो आप, और वहीं पर आप ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 ETF के एक्सपेंस रेशियो को देखो। तो इसमें जो विनर है वो है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 ETF। तो इसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है और इसका ट्रैकिंग एरर भी कम है। तो हमेशा आपको इन दोनों चीजों को देखकर ही ETF में पैसा निवेश करना है। अगली गलती है डाइवर्सिफिकेशन के नाम पर ओवरलैपिंग करना। इसे आप ठीक से समझो, ओवरलैपिंग और डाइवर्सिफिकेशन दो अलग चीजें होती हैं। लोग करते क्या है कि वो किसी भी एक ETF में पैसा नहीं लगाते, जो अच्छी बात है, उन्हें डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन के नाम पर वो ओवरलैपिंग कर लेते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आपने किसी निफ्टी 50 ETF में पैसा लगाया, उसके साथ ही आपने किसी निफ्टी बैंक ETF में भी पैसा लगा दिया। अब आपने यहाँ पर प्रॉब्लम क्या की है, प्रॉब्लम इसमें यह है कि निफ्टी 50 में ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर की काफ़ी ज़्यादा वेटेज है और आपने ऊपर से बैंकिंग सेक्टर का और ETF खरीद लिया। तो जो भी बैंकिंग सेक्टर में टॉप 7 से 8 कंपनीज हैं वो ऑलरेडी निफ्टी 50 में आपको मिल जाएंगी। अब यहाँ पर आपको लग रहा है कि आपने डाइवर्सिफिकेशन कर लिया, आपने अपना रिस्क कम कर लिया, लेकिन आपने उल्टा रिस्क बढ़ा लिया। यानी आपने एक तरीके से अपना जो एक्सपोजर था, आपका ज़्यादा पैसा बैंकिंग सेक्टर में निवेश हो रहा है, डाइवर्सिफाई नहीं हो रहा है। डाइवर्सिफाई को बोलते हैं कि आपने अलग अलग सेक्टर में पैसा निवेश किया है। तो अगर एक में प्रॉब्लम आएगी तो वहां पर कोई बात नहीं है, लेकिन इस केस में आपने निफ्टी बैंक में भी निवेश कर दिया और ऑलरेडी आप निफ्टी 50 में भी निवेश कर रहे हो। तो इससे जो भी बैंकिंग सेक्टर में प्रॉब्लम आएगी उसकी वजह से इन दोनों ETF की परफॉर्मेंस गिरने लगेगी। तो हमेशा इस चीज़ को आप पहले देखो, जाके किसी भी ETF में पैसा निवेश करते हो उसकी फैक्ट शीट में जाके आपको वहाँ पर ये दिखता है कि किस सेक्टर को कितनी वेटेज दी गई है, एंड उसकी टॉप कंपनीज को भी जाके देखो। तो अगर 10-20% या 30% तक ओवरलैपिंग होती है तब तक तो ठीक है, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में है नहीं। लेकिन अगर 40 या 60-70% तक ओवरलैपिंग हो रही है तो वहाँ पर आप कोई भी डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर रहे हो, वहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉक को 2 जगह से खरीद रहे हो, बस आप इतना ही समझो, और कुछ नहीं कर रहे हो। इसमें ओवरलैपिंग के अलावा बाकी डाइवर्सिफिकेशन तो कुछ है ही नहीं। तो हमेशा जब भी आप ETF में निवेश करो तो उसकी फैक्ट शीट में जाकर उसकी वेटेज और उसकी टॉप कंपनीज, टॉप होल्डिंग कौन सी हैं, ये जरूर देखना है। अगली गलती है होल्डिंग पीरियड और टैक्स को ना समझना। देखो, मैं यहाँ पर आपको CA बनने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन आपको ये तो कम से कम समझना चाहिए कि जो आप ETF में पैसा निवेश कर रहे हो इस पर टैक्स किस तरीके से लगता है। और ETF के केस में समझना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ETF में आपको ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिलते, 10 से 12% के बीच में आपको रिटर्न्स मिलते हैं। तो वहां पर एक प्रॉपर टैक्स प्लानिंग के तहत उनको सेल करना, उन पर प्रॉफिट बुकिंग करना काफी जरूरी होता है। अगर आपने किसी इक्विटी ETF को 1 साल से ज्यादा के लिए होल्ड किया तो उस केस में आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। एंड उसमें अच्छी बात यह है कि उसमें भी आपको 1,25,000 रुपए की लिमिट मिलती है, यानी छूट मिलती है। तो आपका प्रॉफिट 1,25,000 रुपए के अंदर अंदर रहता है तो फिर उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। लेकिन 1,25,000 रुपए से ज्यादा होता है तो सिर्फ जो ज्यादा हुआ है उस पर ही आपको टैक्स देना है। लेकिन अगर आपने 1 साल से पहले ही किसी इक्विटी ETF को बेच दिया तो उस केस में अब आपको इस प्रॉफिट पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, जो होता है 20%, सीधा 20। अब इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, आपने 1 साल तक फंड को आराम से होल्ड किया, तो क्योंकि इसमें 1,25,000 रुपए की आपको छूट मिलती है तो इसमें आपका टैक्स बनेगा 0। आपका 1 लाख रुपए टोटल आप अपने घर पे ले जाइए। अब इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के नजरिए से देखते हैं। आपने इक्विटी ETF को 1 साल से पहले ही बेच दिया और आपको प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए का, तो इसमें आपका टैक्स बनेगा 20,000 रुपए। यानी कि कहां पर आपको 1 लाख रुपए पूरे टैक्स फ्री मिल रहे थे और जैसे ही आप उसे 1 साल से पहले बेच देते हो तो वहां पर आपको 20,000 रुपए टैक्स देना होगा। यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ 80,000 रुपए का प्रॉफिट घर पर ले जा सकते हो। अगली गलती है अंडरलाइंग एसेट को ना समझना। देखो, जब भी आप किसी भी ETF में पैसा निवेश करते हो तो आप ETF में पैसा निवेश नहीं कर रहे, आप उस अंडरलाइंग एसेट में पैसा निवेश कर रहे हो जो उसका है। जैसे निफ्टी 50 के अगर आप किसी ETF में पैसा निवेश करते हो तो आपने ETF में पैसा निवेश नहीं किया, टेक्निकल तौर पे आपने निफ्टी 50 पे बैठ लिया है कि निफ्टी 50 जो है इंडेक्स है ये मूव करेगा। तो अगर वो ETF परफॉर्म नहीं कर रहा तो आप ETF को ब्लेम करना बंद करो भाई, उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि अंडरलाइंग एसेट ही परफॉर्म नहीं कर रहा। लोगों की गलती ये है, जो बिगिनर्स हैं वो खास तरीके से ये सोचते हैं कि ETF अपने आप में कोई प्रोडक्ट है जिसमें
फंड मैनेजर की गलती है या डिमांड एंड सप्लाई की गलती है जिसकी वजह से परफॉर्म नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। अंडरलाइंग एसेट की गलती है। तो उस ETF को आपको बार बार सेल करने की, दूसरा ETF खरीदने की जरूरत नहीं है। जब अंडरलाइंग एसेट परफॉर्म करेगा तो आपका ETF भी परफॉर्म करने लग जाएगा। सो इस वीडियो से आपने ETF में निवेश करने की गलतियों को तो सीख लिया, लेकिन अगर आपको कोई एक ऐसी वीडियो चाहिए जिसमें मैंने सारे ETF बताए हों, एक ही वीडियो में जितने भी इंडिया में अवेलेबल हैं अच्छे ETF, उनकी लिस्ट अगर आपको चाहिए तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने काफी अच्छे से सारे ETF की लिस्ट को बताया है कि किस सेक्टर के लिए कौन सी ETF अवेलेबल है। इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूं। अब आपसे मेरी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।